हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और दोस्तों, ये सारे एमसीक्यूज आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो दोस्तों एड किंगसन ने कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, को कार्तिकेयपुर जो वंश था, तो कार्तिकेयपुर वंश के लिए ही कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम किसने, एड किंगसन ने। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था। ठीक है, ऐतिहासिक राजवंश, तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश था कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, और अगर उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला राजनीतिक वंश पूछा जाए, ठीक है, तो पहला राजनीतिक वंश जिसने उत्तराखंड पर शासन किया वो था आपका कुनिंद। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था जिसने उत्तराखंड पर शासन किया, वो था आपका कत्यूरी वंश। और पहला राजनीतिक वंश कौन सा था जिसने उत्तराखंड पर शासन किया, तो ये था आपका कुनिंद राजवंश। ठीक है, और कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी वंश, ये दोनों क्या है, एक ही है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बस जो कार्तिकेयपुर वंश था उसी के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था किसने, एड किंगसन ने। ठीक है, और उत्तराखंड का स्वर्णिम काल किस राजवंश के काल को कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों कत्यूरी वंश के काल को ही उत्तराखंड का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं शैलेश मटियानी, इनका जन्म हुआ अल्मोड़ा में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, और इनका जन्म हुआ था 1931 में। ठीक है, शैलेश मटियानी जी का जो मूल नाम था, इनका मूल नाम भी पूछा जाता है दोस्तों, तो इनका मूल नाम था रमेश चंद्र सिंह। ठीक है, क्या था इनका मूल नाम, रमेश चंद्र सिंह। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि शैलेश मटियानी जी का मूल नाम क्या था, रमेश चंद्र सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। कब हुआ था, तो 1931 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। ठीक है, वो पत्रिकाएं कौन सी थी आपकी, विकल्प और जनपक्ष। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि विकल्प पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो ये किया था किसने, शैलेश मटियानी जी ने। या जनपक्ष पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो ये भी किया था शैलेश मटियानी जी ने। ठीक है, अगर हम इनके पहले उपन्यास की बात करें, क्वेश्चन बनता है कि शैलेश मटियानी जी का पहला उपन्यास कौन सा था। ठीक है, तो इनका पहला उपन्यास है बोरीवली से बोरीबंदर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इनकी पहली कहानी संग्रह है मेरी 33 कहानियाँ, तो ये भी आपको याद रखना है। इनकी पहली कहानी संग्रह कौन सी है, मेरी 33 कहानियाँ, और पहला उपन्यास है बोरीवली से बोरीबंदर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो दोस्तों दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था हरिप्रसाद टमटा जी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने 1905 में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था, हरिप्रसाद टमटा जी ने, और कब किया था, तो 1905 में किया था। ठीक है, और इन्होंने टमटा सुधारणी सभा का गठन भी किया था। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ये फैक्ट भी याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि टमटा सुधारणी सभा का गठन किसने किया था, तो हरिप्रसाद टमटा जी ने किया था। कब किया था, 1911 में किया था, और कहाँ किया था, तो अल्मोड़ा में किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया, हरिप्रसाद टमटा जी ने। कब किया, 1905 में। ठीक है, टमटा सुधारणी सभा का गठन कब किया गया, 1911 में। किसके द्वारा किया गया, हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा। ठीक है, और कहाँ किया गया, तो अल्मोड़ा में किया गया था। ठीक है,
और टमटा सुधारणी सभा का नाम बदलकर बाद में इन्होंने शिल्पकार सुधारणी सभा कर दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमोघ भूति की मृत्यु के बाद किणिंदु के मैदानी भागों में किसने अधिकार कर दिया था। ठीक है, तो दोस्तों जब अमोघ भूति की मृत्यु हो गई थी तो इसके जो मैदानी भाग थे यानी कुणिंदु के, कुणिंद वंश का शासक कौन था, शक्तिशाली शासक कौन था, अमोघ भूति। ठीक है, तो जब अमोघ भूति की मृत्यु हो जाती है तो इनके जो मैदानी भाग थे इन पे किसने अधिकार कर लिया था, शकु ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और शकु के बाद इन मैदानी भागों पर कुषाणों ने अधिकार कर दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, अमोघ भूति की मृत्यु के बाद कुणिंदु के मैदानी भागों में शकु ने अधिकार कर दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड के बाह्य हिमालय में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और बाह्य हिमालय को दोस्तों शिवालिक भी कहा जाता है। ठीक है, शिवालिक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बाह्य हिमालय को ही शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश किस मानसून के कारण होती है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, कि उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश किस मानसून के कारण होती है। तो दोस्तों जो मानसून उत्तराखंड में बंगाल की खाड़ी से आते हैं उन मानसूनों के कारण उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासन को गोरखा आतताई शासन की पुनरावृत्ति किसने कहा था। ठीक है, तो दोस्तों जो अंग्रेजों का शासन था उसको गोरखा आतताई शासन की पुनरावृत्ति कहा था मौलाराम ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और गोरखाओं के अत्याचारी शासन को क्या कहा जाता था, गोरख्याली कहा जाता है, गोरख्याली कहा जाता था। ठीक है, और दोस्तों मौलाराम ने अंग्रेजों को शासन को प्रजा पीड़क भी कहा था। ठीक है, क्या कहा था, प्रजा पीड़क। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि मौलाराम ने किसके शासन को प्रजा पीड़क कहा था, तो मौलाराम ने अंग्रेजों के शासन को गोरखा आतताई शासन भी कहा था और प्रजा पीड़क भी कहा था। किसने, मौलाराम ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी का कौन सा शासक अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो दोस्तों भवानी शाह था जो वो अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और अंग्रेजों की सहायता विशेषकर दोस्तों हेनरी रेमजे की सहायता से भवानी शाह क्या बैठा था, गद्दी पर बैठा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय आर्ट पुस्तक की रचना, हिमालय आर्ट पुस्तक किसकी रचना है, सॉरी हिमालय आर्ट पुस्तक किसकी रचना है। ठीक है, तो दोस्तों जो हिमालय आर्ट पुस्तक है ये किसकी है, जीसी फ्रेंच की। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर दोस्तों हम अगर अदर ऑप्शनों की बात करें तो डॉक्टर कुमार विश्वास। ठीक है, तो दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है राजपूत पेंटिंग। क्या है, राजपूत पेंटिंग। ठीक है, और किशोरीलाल वैद्य की अगर हम बात करें तो इनकी पुस्तक है दोस्तों पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला। तो ये दोनों पुस्तकें भी आपको याद रखना है। हिमालय आर्ट पुस्तक किसकी है, जीसी फ्रेंच की। डॉक्टर कुमार विश्वास की पुस्तक कौन सी है, राजपूत पेंटिंग। और किशोरीलाल वैद्य की पुस्तक है पहाड़ी चित्रकला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस भाषा में डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों डॉक्टर पातीराम ने गढ़वाल का इतिहास पहली बार प्रकाशित किया था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, दोस्तों पातीराम जी की एक पुस्तक है गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडल। ठीक है, तो ये किताब दोस्तों प्रकाशित हुई थी 1917 में। ठीक है, और इस पुस्तक में ही दोस्तों इन्होंने गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी और कब प्रकाशित हुई थी, 1917 में। किसकी है ये पुस्तक, गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडल, डॉक्टर पातीराम जी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय रूप से भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो राज्य के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ स्थानीय रूप से भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और वो 3 भाग कौन से हैं दोस्तों? जो पहली भूमि होती है वो होती है घरिया भूमि। ठीक है, यानी दोस्तों जो घर के नज़दीक वाली भूमि होती है उसको घरिया भूमि कहा जाता है, और जो दूसरी होती है उसे कहते हैं बिचलिया भूमि, यानी जो गांव के बीच की भूमि होती है उसे बिचलिया भूमि कहते हैं। और तीसरी होती है जो उसको कहा जाता है बुनिया भूमि, यानी दोस्तों जो जंगलों से लगी हुई भूमि होती है उसको बुनिया भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय रूप से भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंसडाउन में अमन सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों 1930 में हुआ था लैंसडाउन में अमन सभा का गठन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों लाल चावल के लिए सिरोही घाटी प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और सिरोही घाटी कहाँ है? तो दोस्तों सिरोही घाटी है आपकी उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी के पुरोला में। ठीक है, तो लाल चावल के लिए सिरोही घाटी प्रसिद्ध है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम नेलंग घाटी की बात करें तो नेलंग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? नेलंग घाटी को। या उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? नेलंग घाटी को। ठीक है, और लाल चावल की घाटी किसे कहा जाता है? लाल चावल की घाटी के लिए प्रसिद्ध है सिरोही घाटी। ये कहाँ है? उत्तरकाशी पुरोला में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का न्यूनतम नगरीकृत जिला कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड का न्यूनतम नगरीकृत जिला है बागेश्वर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, दोस्तों जो बागेश्वर है यहाँ समतल भूमि क्या है? बहुत कम है, समतल भूमि का यहाँ काफ़ी अभाव है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ क्या है? न्यूनतम नगरीकृत जिला है बागेश्वर। ठीक है, और किस जनपद में समतल भूमि का अभाव है? क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। तो दोस्तों समतल भूमि का अभाव सर्वाधिक है बागेश्वर में। ठीक है, और ये न्यूनतम नगरीकृत जिला है उत्तराखंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में रुद्रप्रयाग को क्या कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों महाभारत में रुद्रप्रयाग को कहा गया है रुद्रावत। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और रुद्रप्रयाग का अगर हम पुराने नाम की बात करें या रुद्रप्रयाग के हम प्राचीन नाम की बात करें तो रुद्रप्रयाग का दोस्तों प्राचीन नाम है पुनाड़। तो ये भी आपको याद रखना है। महाभारत में रुद्रप्रयाग के लिए रुद्रावत कहा गया है और रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है पुनाड़। श्री क्षेत्र की बात करें तो श्री क्षेत्र दोस्तों श्रीनगर, श्रीनगर का क्या है? प्राचीन नाम है। गोबिशाण की अगर बात करें तो गोबिशाण काशीपुर का क्या है? प्राचीन नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैराटगढ़ किस चोटी पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों जो बैराटगढ़ है ये चौरानी चोटी पर स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो बैराटगढ़ है ये कहाँ है? तो बैराटगढ़ है आपके देहरादून में। ठीक है, और किस चोटी पर स्थित है? चौरानी चोटी पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो दोस्तों महाभारत काल में जो पुलिंद राजा था विराट, उसकी राजधानी थी कहाँ? बैराटगढ़। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बैराटगढ़ किस चोटी पर स्थित है? चौरानी चोटी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्वतों की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हो कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब मसूरी की खोज कब की गई थी? तो मसूरी की खोज की गई थी दोस्तों 1825 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कैप्टन यंग के द्वारा। ठीक है, मसूरी की खोज कब की गई? 1825 में। किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन यंग के द्वारा की गई थी। और कैप्टन यंग कहाँ का निवासी था? एक क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक है, तो दोस्तों जो कैप्टन यंग था ये आयरलैंड का निवासी था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि मसूरी की पहली इमारत कौन सी थी। ठीक है,
तो दोस्तों मसूरी की पहली इमारत थी मलिंगर होटल, जो बना था 1827 में। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि मलिंगर होटल कब बना था, तो मलिंगर होटल बना था 1827 में। ठीक है, और मसूरी की पहली इमारत भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, राइट आंसर है मसूरी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है, ठीक है, तो पर्वतों का राजा कहा जाता है चक्राता को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, पर्वतों की रानी मसूरी, पर्वतों का राजा चक्राता। ठीक है, और अगर पर्वतों का राजकुमार पूछा जाए कि पर्वतों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो नैनीताल को कहा जाता है पर्वतों का राजकुमार। तो यहाँ पे दोस्तों ये 3 फैक्ट हैं, ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखने, पर्वतों की रानी मसूरी, पर्वतों का राजा चक्राता और पर्वतों का राजकुमार नैनीताल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा मसूरी कब आए थे। ठीक है, तो दोस्तों जो तिब्बती धर्मगुरु थे दलाई लामा, ये मसूरी कब आए थे। ठीक है, तो ये मसूरी आए थे 1959 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1959 में ये मसूरी आए थे। ठीक है, और दोस्तों मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मसूरी को कहा जाता है गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। ठीक है, और मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों जो मसूरी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है गनिहाल पहाड़ी। ठीक है, गनिहाल पहाड़ी, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गनिहाल पहाड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून क्लेमेंट टाउन में स्थित बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों बुद्धा टेम्पल की स्थापना की गई थी 2002 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 220 फीट। ठीक है, और यहाँ जो बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, इसकी ऊंचाई है 103 फीट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो ये बुद्धा टेम्पल है दोस्तों, ये 5 मंजिला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून स्थित घंटाघर की नींव कब रखी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों देहरादून में स्थित घंटाघर है जो, इसकी नींव रखी गई थी 1948 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो घंटाघर है दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या था। क्वेश्चन बनता है कि देहरादून स्थित घंटाघर का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो इसका पुराना नाम था दोस्तों बलबीर टावर। ठीक है, क्या था, बलबीर टावर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, घंटाघर का पुराना नाम क्या था, बलबीर टावर। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया गया था 1953 में। ठीक है, घंटाघर की नींव कब रखी गई थी, 1948 में। उद्घाटन कब किया गया था, 1953 में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों 3 फैक्ट हैं और तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, घंटाघर की नींव कब रखी गई, 1948 में। बनकर ये तैयार होता 1953 में, और इसका जो उद्घाटन किया गया वो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किया गया था। और घंटाघर का पुराना नाम क्या है, बलबीर टावर। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा अम्बा कैंटीन की शुरुआत किस जनपद से की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इंदिरा अम्बा कैंटीन की शुरुआत की गई थी देहरादून से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और कब की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों 15 अगस्त 2015 से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इंदिरा अम्बा कैंटीन की शुरुआत 15 अगस्त 2015 से की गई थी देहरादून से। और जो इंदिरा अम्बा कैंटीन की शुरुआत की गई थी, इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2015 को उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्तराखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।